Hello, Namaskar. मैं ओपी सिंह. I welcome you to this new video in which I will discuss the important terms from the segment of the Delhi Sultanate which can be useful for the civil services examination. ऐसी terms को हम इसमें डिस्कस करेंगे जिनके बारे में जिनके ऊपर क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो में मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए. ये वीडियो ज़्यादा लेंदी तो नहीं होगा, मैं केवल हिंट ही दूंगा जहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो का बेसिक पर्पज़ ये है कि छोटी छोटी डिफरेंसेस होते हैं और उसमें हम चूक जाते हैं. इफ़ यू डोंट हैव द एग्जैक्ट नॉलेज तो फिर हम आंसर करेक्ट नहीं कर सकते सिविल सर्विसेज में. तो ऐसे में कई सारे आपको तथ्य इसमें बताऊंगा. तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन. यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ. नंबर 1, इक्ता सिस्टम. इक्ता सिस्टम या इक्ता पद्धति. इक्ता सिस्टम वाज द बैकबोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. इक्ता एक तरह का क्षेत्र होता था. किसी भी अधिकारी को उसकी सेवा के बदले उस क्षेत्र का जो राजस्व है उसे दे दिया जाता था और उसमें से वो अपना जो भी रेवेन्यू आता था वो उसके मेंटेनेंस के लिए होता था. जैसे दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी इस तरह से इक्ताएं होती थी, बहुत सारे अधिकारियों को दी जाती थी. इक्ताएं छोटी भी हो सकती थी, इक्ताएं बड़ी भी हो सकती थी. और इक्ता देने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो अधिकारी जिस क्षेत्र में उनका पोस्टिंग होता था वहीं पर उनके भरण पोषण के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए उन्हें एक क्षेत्र का रेवेन्यू दे दिया जाता था. फॉर एग्जांपल, इफ एनी वन ए मिलिट्री ऑफिसर इज पोस्टेड इन मेरठ, तो उसको उसके स्टेटस के हिसाब से, उसकी सेवा के हिसाब से उसको वहीं पर इक्विवेलेंट इनकम की एक एरिया दे दिया जाता था. और जब मान लो मेरठ में है वो बंदा, जब उसको भटिंडा ट्रांसफ़र किया जाता था, बी फॉर भटिंडा, एम फॉर मेरठ, तो उसको फिर यहाँ से उसकी एकता ले ली जाती थी और भटिंडा में उसको दे दी जाती थी. फिर जब उसका 2-4 साल बाद ट्रांसफ़र मान लो यहाँ कर दिया गया तो फिर उसको यहाँ पर एक जागीर या एकता दे दी जाएगी. ठीक है. तो इकताज वर ट्रांसफरेबल. और जब उस व्यक्ति की डेथ होती थी, उस अधिकारी की, तो उसकी इकता को राज्य जब्त कर लेता था, क्योंकि यह इकता एक तरह से नकद वेतन के एवज में ही दी जाती थी. इकता सिस्टम थियोरेटिकली इट वाज नॉट ए हेरिडिटरी सिस्टम. वंशानुगत नहीं था. ये व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी. इस पर क्वेश्चन आ सकता है. Ikta system was basically the transfer of the revenues from a territory in favor of an officer. But some non-officers, जो ऑफिसर नहीं थे, जैसे उलेमा होते थे, उनको भी इक्ताएं दी जाती थी उनके मेंटेनेंस के लिए. स्कॉलर्स को दी जाती थी, विधवाओं को दी जाती थी, अनाथों को दी जाती थी. तो इक्ता पहले तो ऑफिसर्स को ही दी जाती थी, फिर पेंशन के तौर पर या अनुदान के तौर पर और नए लोगों को भी दी जाती थी. बीघा क्या था? बीघा जो है ये पर्शियन टर्म है और बीघा वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड. ये जो टास्क होते थे बेसिकली जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी तो इनका अपना कुछ नहीं था. इन द कोर्स ऑफ देयर रूल इन अफगानिस्तान, वहाँ इनका जो परिचय था वो पर्शियन मॉडल गवर्नमेंट से हुआ था. इसलिए भारत में जो उनका शासन है उसे हम टर्को पर्शियन गवर्नमेंट कहते हैं. तो ये जो टर्म्स है जितनी भी वो पर्शियन लैंग्वेज की टर्म है, इसीलिए पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज. बीघा वॉज फर्स्ट टाइम नोन इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. और बीघा के जो दूसरे यूनिट होते थे उसकी डिनोमिनेशंस उसे कहते थे बिस्वा. उसे कहते थे बिस्वा. वो छोटा होता था. बीघा में कई बिस्वा होते थे. पहली बार जो लैंड मेजरमेंट किया गया था किस सुल्तान द्वारा किया गया था? लैंड वॉज
measured for the revenue collection in the times of अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले लैंड मेजरमेंट का सिस्टम लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए यूज किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, भू राजस्व वसूल करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था और भूमि का मेजरमेंट कराया था। भूमियों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा भी जाता था, जैसे अच्छी भूमि, मिडिल क्लास भूमि, एवरेज या बुरी। पांचवा जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है पटवारी। आपने सुना होगा, पटवारी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द तहसील एडमिनिस्ट्रेशन। पटवारी जो होता है वो रेवेन्यू ऑफिसर होता है और गांव-गांव के स्तर पर जाकर वह रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाता है। उसके पास एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर में बहुत सारे पन्ने होते हैं और उन पर वो सबके जितने भी किसान होते सबके जो जमीन है उसका ब्यौरा लिखता है उसमें। भाई उसका नाम क्या है, पहले नेम आएगा, उसका नेम। विलेज कौन सा है, विलेज। कितने बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है। जमीन की कैटेगरी कैसी है, गुड, मिडिल, बैड। तो पटवारी के इस रजिस्टर को क्या कहते थे, बही कहते थे। आज भी हम बही खाता शब्द यूज करते हैं, बही। तो रजिस्टर्स ऑफ पटवारी, इतना मोटा बही होता था उसका, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द विलेज, नंबर ऑफ द विलेजर्स, छोटे बड़े हो सकते थे। और इन अपनी बहियों में वो गांव-गांव जाकर, खेत खेत में जाकर और अपने ब्यौरे तैयार करता था और फिर वो ब्यौरे कहाँ पे भेज दिया जाता था, तहसील हेडक्वार्टर में। तहसील तो शब्द बाद में आया, ये भी पर्शियन वर्ड है। पटवारी भी पर्शियन है, तहसील भी पर्शियन वर्ड है, पी फॉर पर्शियन। परगना के अंतर्गत बहुत सारे विलेजेज आते थे। अगर हम परगना को डिफाइन करना चाहें तो इट वाज ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। परगना में बहुत सारे गांव होते थे और उस परगने का जो रेवेन्यू ऑफिसर होता था, जिसको पटवारी अपने बही सौंपता था, उसका नाम था आमिल। आमिल was the revenue officer, highest revenue officer at the Paragna level. Revenue officer at Paragna level. परगना में सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर होता था और इसी के संरक्षण में सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे। अब हम नंबर 8 पे देखें तो डिस्ट्रिक्ट क्या होते थे। डिस्ट्रिक्ट को कहते थे जिला। जो वर्ड है जिला, ये भी पर्शियन वर्ड है, ये भी पर्शियन है और जिला भी पर्शियन है। जिले में कई सारे परगने होते थे। जिले के अंतर्गत कई सारे परगने होते थे। परगना, पी फॉर परगना, 1 2 3 4, कई सारे परगने होते थे। और जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फौजदार चलाता था। फौजदार वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिला। ओके, तो जिला जो शब्द है वो भी पर्शियन का शब्द है। ठीक है। अच्छा, अब हम 9वां पॉइंट देखते हैं कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, जैसे परगने के रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, जिले के होते थे, सब एक प्रांत का जो ऑफिसर होता था, दीवान, उसके संरक्षण में काम करते थे, उसकी देखरेख में काम करते थे। दीवान वॉज द टॉप रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द सूबा, अब सूबा क्या होते थे?
यानी पूरे राज्य में दिल्ली सल्तनत है, जैसे दिल्ली सल्तनत में ये 10वां पॉइंट है, तो दिल्ली सल्तनत में जो प्रांत होते थे उन्हीं को सूबा कहते थे। सूबा इज ऑल्सो ए पर्शियन टर्म। सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसे हम कहते थे, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे सूबादार। कोई भी नॉन मुस्लिम किसी भी प्रांत का सूबेदार नहीं बनाया जाता था, मतलब ही नहीं होता था, सवाल ही नहीं उठता था। कोई भी सुल्तान हिंदू या गैर मुस्लिम में से नहीं बनाया जाता था। सूबेदार वो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिलिट्री ऑफिसर ही होता था। यानी सूबेदार एक तरह से सैनिक अधिकारी ही होता है जिसके पास फौज की एक टुकड़ी होती थी, और सूबेदार के साथ ही सूबेदार की मदद करने के लिए प्रांत में ही दीवान होता था। प्रांत में एक तो सूबेदार होता था और दूसरा दीवान होता, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, दीवान। तो दीवान वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर, की रेवेन्यू ऑफिसर। परगने में ही कई और रेवेन्यू ऑफिसर होते थे। उनमें आज भी आप उनके कई के नाम आप सुन सकते हैं, जैसे कि कानून गो होता था। कानून गो वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर प्रिपेयरिंग द रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स बनाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज भी ये अधिकारी होता है, आज भी ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है। अमीन वॉज अनदर रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ परगना। तो हम ये कह सकते हैं परगना का जो स्तर है, लेवल है गवर्नमेंट का, वो काफी इंपॉर्टेंट होता था, उसका काफी महत्व होता था। और एक दो टर्म इस छोटे वीडियो में मैं आपको और बता देता हूं। जैसे एक था खुटबा। खुटबा क्या होता था? KHUTBA। खुटबा was the mark of sovereignty of any sultan. Mark of sovereignty of any sultan। यानी कोई भी सुल्तान जब सुल्तान बनता था तो फ्राइडे प्रेयर को, जिसे हम जुमे की नमाज कहते हैं, फ्राइडे प्रेयर, फ्राइडे की नमाज को जो मस्जिदों के इमाम होते थे, वो मस्जिदों के इमाम खुदा की इबादत के समय सुल्तान का नाम भी उसमें शामिल करते थे। मान लो मैं सुल्तान हूं और मेरे बहुत सारे अधिकारी हैं, वो सूबे में सूबेदार भी हैं, कई सूबे हैं, कई प्रांत हैं। अगर किसी प्रांत का सूबेदार अपने नाम से अपने क्षेत्र में खुतबा पढ़वा लेता है, तो इसका मतलब है वो मेरे खिलाफ वो विद्रोह करेगा। सुल्तान के अलावा और किसी को भी खुतबा पढ़वाने का अधिकार नहीं था। यानी ये काम केवल सुल्तान के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। इफ एनी अदर ऑफिसर in any area of the Sultanate, if was possibly successful in getting the khutbah read in his name, तो कोई भी सुल्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसको पराजित किया जाता था, पकड़ा जाता था, मार दिया जाता था। अगर कोई सफल हो गया इसमें, तो इट वॉज टेकन एज द फाउंडेशन ऑफ येट अनदर किंगडम। एक है चौधरी। चौधरी किसी जाति का सूचक नहीं था। चौधरी वॉज ए रेवेन्यू कलेक्टर एट द लेवल ऑफ द इंटीरियर। यानी पूरे साम्राज्य में ऐसे हजारों नहीं लाखों चौधरी होते थे जो गांव के स्तर से, एक गांव के स्तर से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और कमीशन पर काम करते थे। किस पर काम करते थे? कमीशन पर काम करते थे। इनका जो कमीशन था वो 10% के लगभग होता था, और वैसे तो 2% से भी
शुरुआत हो जाती थी इसकी 2% से। तो 10% तक इनका अपना एक तरह से कमीशन होता था और ये उस कमीशन पर काम करते थे। इनसे उम्मीद की जाती थी कि वो स्थानीय स्तर पर रेवेन्यू कलेक्ट करके राज्य के खजाने में पैसे जमा कर देंगे और उनको उनका कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरह से चौधरियों का बड़ा महत्व था। यही सरकार के लिए हर जगह से राजस्व वसूली का काम करते थे और वसूली करने के बाद परगना की सरकार में ये जमा करा देते थे। परगने की सरकार में वहाँ के खजाने में इस पैसे को जमा कर देते थे। तो इन कुछ टर्म्स से आपको फायदा निश्चित तौर पर होना चाहिए। So in this video, I try to give you the idea of certain important terms of the Turco-Persian administration. With this, I come to conclude this video. Thank you for being with me. Thank you very much. Take care. आपका मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. We will be back with yet another video on another interesting topic. Till then, bye bye.